हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 9 के जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका फुल डाउट को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम एक मैटर को ले लेते हैं, किसी भी मैटर, किसी भी प्रकार की मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसका तो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। सबसे छोटा पार्टिकल्स जैसे कि आयरन को ले लेते हैं, आयरन का भी तो कोई छोटा पार्टिकल्स होता है, तो वो छोटा पार्टिकल्स है जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे ह्यूमन बॉडी के जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, यूनिट यानी कि इकाई, उसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे सेल में भी छोटे छोटे जो है वह अंगक होते हैं। अंगक, तो हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पढ़ने वाले हैं और आज डाउट भी क्लियर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें बहुत ही मेहनत लगता है इन सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाने में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोशिका से। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक घर है। घर को अगर देखें तो वह बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, इन सभी चीजों से मिलकर बना है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, सबसे पहले तो एक सेल से मिलकर बना है। सेल के बाद एक टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद हमारा जो है बॉडी क्रिएट होता है। यानी कि आप देख सकते हैं, जैसे कि बालू है तो बालू के जगह पे हम सेल को देख सकते हैं, फिर ईंट है तो ईंट के जगह पे हम टिश्यू देख सकते हैं। टिश्यू के बाद अगर हम दीवार को देखें तो ये एक ऑर्गन है, और जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा तो ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है। तो कोशिका का हम डिफिनेशन देखेंगे। कोशिका हमारे मानव जीवन के सबसे क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, मौलिक इकाई है। तो सेल है, सेल जो है ये रचनात्मक मतलब जो कि रचना करे, बनावट दे, और क्रियात्मक मतलब जिससे कार्य हो। तो आगे हम रचना के आधार पर जीवधारी देखेंगे। रचना के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। रचना के आधार पर जब हम जीव को कैटेगराइज किए, वर्गीकरण किए उसका, तो हम देखें कि दो प्रकार के जीव हैं, एक तो एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय से आप क्या समझते हैं? जैसे कि नाम है एक कोशिकीय, एक मतलब एक सिंगल और कोशिकीय मतलब कोशिका। वैसे जीव जो कि एक कोशिका से मिलकर बने हो, एक कोशिका से मिलकर बने हो, जैसे कि हम देख लें अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है ये सिंपल एनिमल्स जो हैं, जीवधारी जो हैं, वह एक कोशिका से मिलकर बने हैं। और मल्टी सेलुलर को देखेंगे यानी कि बहुकोशिकीय जीव को, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, इसका अगर डिफिनेशन देखते हैं तो वैसे जीव जो दो या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लें ह्यूमन बॉडी, कोई भी एनिमल्स का बॉडी हो या फिर प्लांट्स का बॉडी हो, ये जो है बहुकोशिकीय में आएगा। बहुकोशिकीय जीव ना बहुत ही जटिल होते हैं, उनका जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, रचना होता है, ये सारे चीजों बहुत जटिल होता है, और एक कोशिकीय जीव का बहुत ही सरल होता है। तो आगे हम देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव में अंतर क्या है। तो बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं और एक कोशिकीय जीव मात्र एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में जब कार्य करते हैं तो उनमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग प्रोसेस से होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ये सारी प्रक्रिया सिर्फ मोलिकुलर यानी कि फ्यूजन से ही होता है। एक कोशिकीय जीव सिंपल होते हैं, उनके क्रियाकलाप भी सिंपल होते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीव का
क्रियाकलाप भी अलग अलग होता है। एक कोशिकीय जीव जो है वह एक कोशिका से ही अपना प्रजनन करता है, एक कोशिका से ही अपना प्रजनन करता है। लेकिन हमारे अंदर जो सेल है वह स्पेशल टाइप के सेल हैं, और हमारे अंदर जो जर्म सेल है जिसे हम आगे चलकर कैटेगराइज करेंगे तो स्पर्म वगैरह में आएगा, तो जो जर्म सेल है वह स्पेशल टाइप का सेल है जिसके मदद से हम अपना प्रजनन करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, और इसीलिए जब क्रियाकलाप बहुत सारे होते हैं और हर क्रियाकलाप की जिम्मेदारी दूसरे सेल की है, इसलिए उनमें सेल डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि सेल डिवीजन मतलब कि जैसे कि कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन उनमें होता है, और जो एक कोशिकीय जीव है उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कोशिकीय का जो लाइफ स्पैन है, यानी कि उनका जो जीवन है वो बहुत छोटा होता है, और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके जो जीवन होते हैं वह बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो इन सभी चीजों को क्लियर करते हुए आगे निकलते हैं कोशिका की खोज की तरफ। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क की अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने एक चित्र देखा जो कि आप पीछे देख रहे हैं। जो चित्र में देखे कि वह ऐसे मान लीजिए कि एक मधुमक्खी का छत्ता है, और मधुमक्खी का छत्ता में जो छिद्र दिखाई देता है उस प्रकार के वह छिद्र देखे, और उसे उन्होंने सेलुला नाम दिया। सेलुला एक लैटिन शब्द है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है, यानी मीनिंग होता है एक छोटा सा घर, स्मॉल रूम। तो सेलुला नाम दिए और उसे ही बाद में सेल कहा गया। तो उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम के एक बुक लिखा जिसे उन्होंने 1665 ईस्वी में प्रकाशित किया, और उन्होंने 1665 ईस्वी में सेल का भी खोज किया, यानी कोशिका का खोज किया। तत्पश्चात आगे जो थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1833 ईस्वी में जो केंद्रक है, उन्होंने कोशिका को जब अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो उन्होंने गोलाकार आकार का एक चित्र पाया, यानी कि अंगक पाया, तो उसे उन्होंने केंद्रक कहा। फिर जो दुर्जार्दिन था, दुर्जार्दिन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ का पता लगाया। फिर आगे जब हम गए तो एक साइंटिस्ट हुए जिसे पुरकिंजो के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का खोज किया था। तो इन सभी चीजों को एक नोट्स की तरफ लिख देते हैं, उसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत की तरफ। तो एमजे स्लाइडेन नाम का एक वैज्ञानिक था, और उसने 1838 ईस्वी में प्रथम बार बताया था कि जो जीव है वह कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। फिर 1839 में टी स्वान का नाम का वैज्ञानिक बताया कि कोशिका से सारे जीवधारी मिलकर बने हुए हैं, और इन दोनों को मिलने से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। कोशिका सिद्धांत कहता है कि जो भी जीवधारी है वह सारे एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, और उनका जो क्रियाकलाप है वह कोशिका के साथ ही होता है। तो 1855 में आरवर्ड चाउ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि जो कोशिका पहले से है उसी कोशिकाओं के मदद से आगे जो है कोशिका का विभाजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोशिका नहीं है तो उनमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, और एक कोशिका से दूसरा कोशिका नहीं बनेगा। कोशिका तभी बढ़ेंगे जब उनमें पहले से कोशिका हो। ठीक। फिर आगे जो था 1885 ईस्वी में स्टार्सबर्गर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं वह अनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान का जिम्मेदार है। तो आगे बढ़ते हैं
जो सेल थियरी था यानी कि कोशिका सिद्धांत, वह हमें बताता है कि एक नंबर की जो जीवधारी है वह सारे के सारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। अभी अगला 2 नंबर, जो भी क्रियाकलाप है जैसे ऑक्सीजन का बनना, एनर्जी का बनना, ये सारे क्रियाकलाप सेल में होते हैं, ठीक है। और 3 नंबर जो आर्वर्ड चाउ ने बताया था कि पहले से स्थित कोशिकाओं के मदद से ही नया कोशिका उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। जो कोशिका के प्रकार हैं वह 2 प्रकार के हैं, एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रो मतलब प्रो मीन्स प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल का हम डिफिनेशन देखते हैं, वे कोशिका है जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक या फिर पूर्णतः संगठित या व्यवस्थित रूप से कोशिका नहीं होते हैं, या फिर वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल है नील हरित सेवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका, वैसे कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित हैं और उनमें केंद्रक पाए जाते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं हम लोग ह्यूमन बॉडी, ये यूकैरियोटिक कोशिका से बनकर मिले हैं। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हैं वह प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिज्म है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हैं वह यूकैरियोटिक जीवधारी है या फिर ऑर्गेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के अंदर होता है, यानी कि वह बहुत छोटा छोटा कोशिका होता है। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं वह बड़े बड़े कोशिका। इनमें प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? केंद्रक और न्यूक्लियाई प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक और न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और केंद्रक और न्यूक्लियाइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे रखता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें अंगक नहीं पाए जाते हैं। अंगक मतलब कि आगे पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, अंगक पाए नहीं जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में है उनमें अंगक पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का विभाजन होता है, सेल का विभाजन यानी कि कोशिका का विभाजन होता है मुकुलन से होता है, लेकिन जो ये यूकैरियोटिक सेल है इनमें समसूत्रण और अर्धसूत्रण द्वारा कोशिका विभाजन होता है।